आज का केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पेशेंट ओपीडी में आया, अपनी स्लिप बनवा के, स्लिप पेशेंट ने मेरे हाथ में दी और हमारी रिव्यूअल चेयर को क्या है अपनी अलग पोजीशन पे करना चाहा। हमने उनको क्या पेश किया कि अगर आप इस पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप दूसरी कुर्सी ले लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इस कुर्सी की हाइट जो है ज्यादा थी। तो पेशेंट ने अपने कंफर्टेबल बैठने के लिए क्या है व्हाइट चेयर को चुना और अपने ठीक है पेशेंट बैठ गया और अपनी परेशानी को बताना शुरू किया। बताया रहा है, पेशेंट बता रहा है कि उसके हाथों में हीट निकल रही है, पैरों के तलवों में और हाथों के तलवों से हीट निकल रही है। वो 4-5 दिन हो गए, फीवर भी आ रहा है। ठीक है, हमने पेशेंट ने जो तकलीफें बताई उसको क्या है राइट डाउन करना शुरू किया वो अपने लेटर पैड पे, कि जो पेशेंट जो जैसे भी बताता है हम उस चीज को वैसे के वैसे लिख लेते हैं पेशेंट के वर्डिंग में। जो पेशेंट की कंप्लेंट थी कि फीवरिश फीलिंग थी और साथ में उनको हाथ पैर में हीट महसूस हो रही थी। इसके अलावा पेशेंट ने हिस्ट्री भी और भी अपनी पुराना रिकॉर्ड मुझे याद दिलाया कि पहले भी वो आप मेरे पास आके ही ठीक हो गए थे। इस फीवर जैसी कंडीशन का 1 साल पहले भी हमारे पास उन्होंने इलाज लिया था। मुझे पूरा केस तो याद नहीं था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हाँ ये पहले भी हमारे पास आते हैं। तो जैसे ही मैं राइट डाउन कर रहा था उनकी कंप्लेंट को, पेशेंट आराम से बैठा था। फिर हमने क्या पेशेंट का 4 चीज हमने चेक करनी बहुत जरूरी होती है, जो कि मैं पर्सनली चेक करता हूँ। पेशेंट का बीपी को चेक करता हूँ, पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट और टेम्परेचर। इन जो आजकल हम देखते हैं प्रैक्टिस में कि ये ज्यादातर डॉक्टर क्या है बाहर ही चेक करवा लेते हैं स्टाफ से या नर्सिंग स्टाफ से या रिसेप्शन पे जो बैठे होते हैं उन लड़कों को ही काम दे दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जब तक ये चारों चीजें खुद चेक ना कर लूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि इन 4 वाइटल को चेक करके ही मोस्टली हमारे डायग्नोस बनने में बहुत हेल्प मिलती है। पहला है हमारा थर्मामीटर से टेम्परेचर, वो भी पारे वाला हम यूज करते हैं, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड। इसमें मैं कभी भी डिजिटल थर्मामीटर को यूज नहीं करता हूँ। ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो आप देख पा रहे हैं, इसकी हेल्प से हम क्या है पेशेंट की पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल बॉडी का चेक कर पाते हैं। और बीपी चेक करने के लिए भी हमने क्या है पारे वाला ही बीपी अपरेटस यूज किया है। इस बीपी अपरेटस का फायदा क्या है, इससे एग्जैक्ट आपका क्या है ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। हमने पेशेंट के जो वाइटल रिकॉर्ड होते पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल वो रिकॉर्ड करके लिख दिए, उसको साइड में रख दिया। उसके बाद पेशेंट का क्या है ब्लड प्रेशर हमने चालू किया चेक करना। हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया तो ये कोई थोड़ा सा हाई था। पेशेंट पहले से ही हाइपरटेंसिव की दवाइयों पे था, इसलिए 6-7 साल पहले ही हमने इनको क्या है हाइपरटेंशन की दवाइयों पे डाला था, जो कि पहले 3-4 तरह की दवाई खाते थे बीपी की और फिर भी कंट्रोल नहीं रहता था। तो हमने इनको रूट कोज जान के उसको ट्रीट किया था और एक टैबलेट पे इनको ला के खड़ा कर दिया था, क्योंकि आप एक डेली की एक गोली खाएंगे। पहले जो 3 गोलियां ये सुबह शाम खाते थे उससे कंट्रोल नहीं होता था। हमने एक टैबलेट की, वो भी एक टाइम, उससे कंट्रोल, उसका भी हमने इनको कहा था कि भाई आप छुड़वा दी जाएगी, लेकिन पेशेंट ने इंटरेस्ट नहीं लिया। पेशेंट की हमने नाड़ी भी देखी, नाड़ी से हमें थोड़ा आभास हुआ कि पेशेंट का क्या है किडनी पे इफेक्ट आया हुआ है। पेशेंट की वैसे पोजीशन सही से बन नहीं पा रही थी, तो क्या है पेशेंट हाथ पे कलावा भी बांधा हुआ था। क्या है पेशेंट का हाथ पे जो होता है ना कपड़ा, वो अच्छे से पीछे नहीं हो पा रहा था। हमने उनको कहा कि जी आप इसको खोलिए और थोड़ा पीछे कीजिए बाजू को, जिससे हम आपकी कलाई पे क्या है मणिबंध जो क्षेत्र होता है जहाँ से हमने एग्जामिन करना होता है तो वो पोजीशन बना पाए। और उसके बाद ही हम आपकी जो है नाड़ी परीक्षण अच्छे से कर पाए। पेशेंट को पता था कि उनको खाली पेट आना होता है। शाम के टाइम आए थे, लेकिन उन्होंने सुबह खाना खाने के बाद शाम तक कुछ नहीं खाया था। करीबन 8-10 घंटे हो गए थे कुछ नहीं खाया था, तो निराम अवस्था में उनकी अग्नि थी। तो इजिली हम क्या है उसको डिटेक्ट कर पाए कि पेशेंट की अग्नि और यानी कि टिक और कब बढ़ा हुआ है, जो कि इंडिकेशन होते हैं कि किडनी फेलियर के। पेशेंट ने क्या तो मुझे फिर अपनी रिपोर्ट दिखाई, जो अपने आप सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करा के आए थे। पेशेंट को पहले से ही पता था क्या है कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करा ली थी, पैकेज होते हैं ठीक है, हमने वो उसी को देखना शुरू किया। तो उन रिपोर्टों में मैंने कुछ चीजें मेंशन की। रिपोर्ट देखा कि किस वजह से इनको फीवर आ रहा है। मुझे 1 साल पहले का भी याद है, इनको टीपीएचए पॉजिटिव था, यानी कि साइफिलिस प्रॉब्लम थी, वो भी इन्होंने रिपीट करा रखा था। तो हमने देखा कि पेशेंट की रिपोर्ट के अंदर भी
EGFR जो है वो कम हो रखा है, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट कम हो रखा है, जिससे किडनी पे इफेक्ट आया हुआ है, जिसका यूरिया और क्रेएटिनिन क्या बॉर्डर लाइन पे है। अभी यह इतने बड़े नहीं थे क्योंकि किडनी करीबन 54 to 55% करीबन काम कर रही थी, अभी भी यूरिया क्रेएटिनिन बॉर्डर लाइन पे थे। पेशेंट को हमने बताया कि आपका किडनी पे इफेक्ट आया हुआ है, क्योंकि पेशेंट ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ये जो TPHA है यानी कि साइफिलिस बार बार उभर जाती है, जिससे मुझे हर साल फीवर आना शुरू हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? तो उसका रीजन यही निकला है, रूट कोज यही निकला कि आपके किडनी पे इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपके टॉक्सिक ब्लड में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार इम्यूनिटी लो होने की वजह से आपका साइफिलिस इंक्रीज करा जाता है, क्योंकि एक वायरल बीमारी है और इसको डिटेक्ट करने के लिए UDRL टेस्ट कराए थे, वो बार बार पॉजिटिव आता ही है, लेकिन जो हम TPHA टाइटर वैल्यू चेक कराते हैं उससे पता चलता है एक्टिवली वो प्रेजेंट है कि नहीं। पेशेंट ने पहले से चेक करा लिया था जो भी पॉजिटिव था, तो इजीली टू डायग्नोज हो गया था कि पेशेंट को साइफिलिस की वजह से फीवर आ रहा है। साथ में हमने एक चीज जो डिटेक्ट की, जो कि उनकी नाड़ी से हमें पता चल गया था किडनी पे इफेक्ट है, और उनकी रिपोर्टों ने भी क्या है कन्फर्म कर दिया पेशेंट का यूरिया और क्रेएटिनिन बॉर्डर लाइन पे है, क्योंकि नीड टू बी इन्वेस्टिगेशन एंड उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पेशेंट हाइपरटेंसिव मेडिसिन में 6 साल से था। हमने इनको पहले भी बताया था कि अगर आपको लगातार जिंदगी भर हाइपरटेंशन की दवाई नहीं खानी है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन पेशेंट ने उस टाइम पे डिक्लाइन कर दिया था कि सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक टाइम गोली खा लूंगा। जिन लोगों का माइंड सेट हो चुका है कि भी वो एक टाइम गोली खाएंगे ही खाएंगे, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करना ही नहीं चाहते, वहां पर हमारी मजबूरी होती है उनको टैबलेट लगाने की, वो गोली खाते रहते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट ये होता है कि कोई भी दवाई जब लंबे टाइम तक बॉडी में जाती है, उसमें साथ में जो प्रेजर्वेटिव होता है वो भी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो प्रेजर्वेटिव भी एज ए टॉक्सिक की तरह स्टोर होता रहता है। कल को हमारे किसी भी अंग को, यानी कि किसी भी लीवर को, किडनी को, हार्ट को टारगेट कर सकता है। तो हम प्रेफर करते हैं अपने मरीजों की भी आप लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, BP और शुगर के मरीजों को, जिससे आपको लाइफ में दवाई ना खानी पड़े। लेकिन जब उनको पता चला कि किडनी पे इफेक्ट आ गया, तब वो कह रहे थे कि हाँ सर मैं भी अब कोशिश करूंगा कि अब मेरी BP की ये वाली गोली भी छुड़वा दो। अब मैंने कहा अब काफी लेट हो चुका है, पहले आपका क्या है किडनी पे काम करना पड़ेगा और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी BP की दवाई छोड़ सकती है। पेशेंट एग्री हो गया था, उनको हमने सजेशन देना शुरू किया। पेशेंट पहले से ही अपने साइफिलिस के लिए इंजेक्शन लेके आया हुआ था, उनको पता था उनको पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगने होते हैं, तो पहले ही वो लेके आया हुआ था, तो इजी हो गया हमारे लिए। तो हमें भी लगा कि भी हमारे पेशेंट इतने एजुकेट हो चुके हैं कि भी उनको पता है कि उनको ये कंडीशन आती है तो उनका डायग्नोज कैसे होता है। क्योंकि हमने, मुझे याद है पिछले साल जब हमने इनको डायग्नोज किया था, ये मल्टीपल हॉस्पिटल में घूम चुके थे, हमने फाइनली क्या करी इनकी इन्वेस्टिगेशन किए थे, फीवर आने की जितनी भी वजह थी ये, तो उसमें पता चला था कि इनको UDRL पॉजिटिव था, साइफिलिस है। तो साइफिलिस की वजह से इनको फीवर आ रहा था, क्योंकि और अदर कोई सिम्टम नहीं था, ओनली फीवर आ रहा, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, एनीथिंग कुछ भी नहीं था। तो फाइनली फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनका साइफिलिस हमें डिटेक्ट हुआ था। पेशेंट अब की बार क्या अपने आप ही इसको चेक करा के आया था और वो पॉजिटिव आया था, तभी वो खुद ही वो इंजेक्शन लेके मेरे पास आ गया था कि सर मुझे ये इंजेक्शन, उनको पता है कि साइफिलिस में क्या है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन के ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। मैंने उनको सजेस्ट किया कि ठीक है आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपने किडनी के लिए स्टार्ट कर लीजिए और हाइपरटेंशन के लिए, जिससे आपका किडनी का इफेक्ट होना जो बार बार हो रहा है वो कम हो जाएगा और फिर आगे दोबारा रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम उसके लिए इंजेक्शन भरते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाना सबके बस की बात नहीं है।